हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 का न्यू चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर 6 फोटोसिंथेसिस, प्रोवाइडर ऑफ फूड फॉर ऑल। आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है और वो हमारी लाइफ में, ह्यूमन बींग्स की लाइफ में और प्लांट्स की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस प्ले करता है, क्या इंपॉर्टेंट रोल है फोटोसिंथेसिस का। आज हम उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो हमारा बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट लाइफ प्रोसेस है। मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तो वो हम सबको क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है। चाहे वो एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, सबको क्या मिलता है, फूड प्रोवाइड होता है। और दूसरा क्या है, एक वो बहुत ज़्यादा लाइफ सपोर्टिंग चीज़ भी करता है हमारे लिए, बिकॉज वो क्या करता है, फ्री ऑक्सीजन देता है एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण हम क्या कर पा रहे हैं, ब्रीथ कर पा रहे हैं। क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है ब्रीदिंग के लिए। तो फोटोसिंथेसिस के दो पहलू तो आपको पता चल गए। एक तो वो क्या करता है, सबको फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इन द प्लानट अर्थ। एंड सेकेंड इज इट प्रोवाइड्स फ्री ऑक्सीजन, मतलब हमें ऑक्सीजन मिलती है प्लांट्स के द्वारा। तो ये जो प्लांट्स के में जो प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस, इसके कारण हमें जो ऑक्सीजन मिल रही है, आज हम उन सब चीज़ के बारे में कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट जो डेमोस्ट्रेट हम करेंगे, आज हम इस चैप्टर में अच्छे से देखेंगे। बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेल्फ फूड प्रोड्यूसर्स होते हैं। सेल्फ फूड मतलब वो अपना जो खाना है वो हमेशा क्या करते हैं, खुद ही बनाते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस प्लानट में, सबको क्या है, फूड चाहिए। क्योंकि फूड हमारा क्या है, बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर हमें फूड नहीं मिलेगा तो हम काम भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारे लिए जो एनर्जी का जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारे लिए फूड है। अगर हम खाना ही नहीं खाएंगे तो हम पे एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। तो जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, अपना जो फूड ऑब्टेन करते हैं प्लांट से। हम भी प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, बाकी जो एनिमल्स हैं वो भी प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। बट जो प्लांट है वो क्या है, सेल्फ फूड प्रोड्यूसर्स हैं। मतलब वो अपना जो खाना है वो हमेशा क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। और जिस खाना वो जो खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब हम जानते हैं, अब हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस बेसिकली है क्या। जो फोटोसिंथेसिस है वो एक बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण एक्टिविटी है, जो हमारे क्या ग्रीन प्लांट्स करते हैं। जो क्या करते हैं, फूड बनाते हैं हमारा, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, और किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं, हमारी क्लोरोफिल और लाइट एनर्जी की। अब देखो, प्लांट्स को फूड बनाने के लिए दो चीज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी और एक वाटर हो गया। अब और दो और चीज़ किसके प्रेजेंस में करती है, वो एक क्लोरोफिल जो हमारे स्टोमेटा में पाया जाता है, और लाइट एनर्जी जो हमारी जो सनलाइट है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सिर्फ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। और जितना भी जो प्रोसेस होता है ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का, सब प्लांट्स में क्या होता है, सेम होता है। अब जो प्लांट्स है वो बेसिकली कौन सा फूड बनाते हैं, मतलब क्या किस प्रकार का जो फूड बनता है, जितने भी जो लिविंग प्लांट सेल्स हैं जिनमें क्लोरोफिल कंटेंट होता है, वो क्या बनाते हैं, हमारा फूड सब्सटेंस है, ग्लूकोज और स्टार्च। या तो ग्लूकोज बनाते हैं या तो स्टार्च, और वो भी किससे, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से। किस और क्या यूज़ करते हैं उसमें, लाइट एनर्जी। अब क्या होता है, जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में एज अ बाई प्रोडक्ट। मतलब वो उनके लिए वेस्ट होता है। प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन क्या होता है, वेस्ट होता है, और वो उसे क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बट वो जो उनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव प्रोडक्ट है, लाइफ सपोर्टिंग है, जिसके कारण हम ब्रीथ कर पा रहे हैं। तो ऑक्सीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और उनके लिए, प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस की। पहली तो मैंने तुम्हें बता दिया है, क्योंकि वो सबको क्या करता है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड फूड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग बींग्स है, ऑर्गेनिज्म है, सबके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, फोटोसिंथेसिस है। देखो, मैं फोटोसिंथेसिस सबके लिए इसलिए है क्योंकि प्लांट्स हमारे प्रोड्यूसर्स हैं। क्योंकि हर भी चीज़ जो भी अगर साइकिल स्टार्ट होती है, वो सिर्फ किससे स्टार्ट होती है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, तब जाके वो हमारे कंज्यूमर्स में एंड होती है। चाहे वो सेकेंडरी ही हो, टर्शरी हो, हमारे कंज्यूमर्स में एंड होती है। और हम क्या हैं, कंज्यूमर्स हैं। तो हमारे लिए जो एनर्जी है वो किससे आ रही है, प्लांट से। और वो एनर्जी प्लांट्स को कौन दे रहा है, कौन सा प्रोसेस कर रहा है, फोटोसिंथेसिस। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन। जो फोटोसिंथेसिस है वो एक ऐसा ही बायोलॉजिकल प्रोसेस है
जो क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है इनटू द एटमॉस्फेयर, और वही ऑक्सीजन जितनी भी जो लाइफ है अर्थ पे उसे क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि जितने भी लिविंग बींग्स है सबको क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है फॉर रेस्पिरेशन, चाहे हम हो चाहे एनिमल्स हो। बट प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक ही प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस ऐसा, जिससे हमें क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल, द वाइटल प्लांट पिगमेंट। क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है, बिकॉज क्लोरोफिल की वजह से ही हमारा जो फोटोसिंथेसिस है वो हो पा रहा है। क्लोरोफिल का मतलब होता है, देखो क्लोरोफिल है तो क्लोरो मतलब होता है हमारा ग्रीन, एंड फिल मतलब होता है लीफ, ठीक है, हरी पत्ती। इट इज़ द ग्रीन कलरिंग मैटर। ये बेसिकली क्या है, हमारा ग्रीन कलरिंग मैटर है जो हमारे प्लांट्स में पाया जाता है, और ये हमारे बहुत ज़्यादा माइन्यूट सेल ऑर्गेनेलीज में प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। किस में प्रेजेंट होता है ये, क्लोरोप्लास्ट में। अब क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट हमारी एक बहुत ज़्यादा माइन्यूट ओवल बॉडीज़ होती है, मतलब छोटी गोल, यहाँ पे देखो ऐसी, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये वाला, ये बेसिकली हमारा क्लोरोप्लास्ट है। इसमें आपको डबल मेम्ब्रेन दिख रही होगी, डबल मेम्ब्रेन से क्या ये बाइंड है। इसे हमने, इसका अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो हम इसे यहाँ पे शो कर रहे हैं। बेसिकली जो हमारे ये जो ऐसे ग्रीन कलर के जो ऐसे ये जो स्टैक्स हैं ऐसे जो बने हुए हैं, ये बेसिकली हमारे क्या है, थाइलाकॉइड्स हैं। ये सिंगल स्टैक्स को लेंगे, और जब ये जो फ्लैटन स्टैक एक साथ जब हमारे पाइल बना देते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रैना। ये है अरेंज इन पाइल्स, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रैना। और ये जो हमारा जो कलरलेस ग्राउंड सब्सटेंस है, मतलब ये जो नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कलरलेस है, इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा कहेंगे। बेसिकली यहाँ पे देखो, आप ढंग से स्ट्रक्चर को देखो, ये जो हमारे जो है जो ये थाइलाकॉइड्स हैं, ये हमारे क्या हैं, पैक स्ट्रक्चर्स हैं, और थाइलाकॉइड्स की इनर वॉल पे ही हमारा क्या, क्लोरोफिल पाया जाता है, इनकी वॉल्स में। और जो अरेंज्ड हो रखे हैं हम ग्रैना कहते हैं। और ये जो आपको ये ग्रीन कलर की लाइंस दिख रही है, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रेट कहते हैं। और ये ना अरेंजमेंट को आपने, पाइल ऑफ थाइलाकॉइड्स को हम ग्रैनम कहते हैं। तो ये हमारा क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, जो यहाँ पे दिखा रखा है। बेसिकली हमारे जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं एक सेल में 40-50 प्रेजेंट होते हैं पर सेल में। और जो हमारा जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, वो किस में पाया जाता है, हमारे इन द वॉल्स ऑफ थाइलाकॉइड्स। जो थाइलाकॉइड्स हैं हमारे, उनकी वॉल्स में हमारा जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो पाया जाता है। वो बहुत, जो क्लोरोफिल होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। बेसिकली वो हमारे 5 एलिमेंट से बना रहता है। पहला हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, ठीक है। और जो हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है वो हमारा मेनली कंपोज्ड होता है हमारे मेसोफिल सेल्स में, जो हमारे किसमें लोकेटेड होते हैं, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस इन पैलिसेड एंड स्पॉन्जी सेल्स ऑफ लीव्स। अब आप याद करो, जब हमने जो लीव्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था, जब ये जो लीव थी, ये जो इसकी क्या है, ये तो होती है हमारी एपिडर्मिस, जो ऊपर वाली है। एपिडर्मिस के ऊपर हमारी क्यूटिकल लेयर थी, और ये एपिडर्मिस है, ठीक है। और इसके बीच में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपके पैलिसेड सेल होंगे इतने हिस्से में, यहाँ तक। और उसके नीचे था हमारा स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। अगर हम लीव्स का हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था इससे पहले ट्रांसपिरेशन में, तो आपको याद होगा। तो हमारे जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो इनके क्या होते हैं, इनके बीच में क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं। ये अपर एपिडर्मिस हो गई और ये लोअर एपिडर्मिस हो गई। और हर कहाँ पाए जाते हैं, दीज आर ऑल्सो फाइंड इन द गार्ड सेल ऑफ स्टोमेटा एंड इन द आउटर लेयर्स ऑफ यंग ग्रीन स्टेम्स। जो हमारे जो गार्ड सेल्स होते हैं, ये आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जो हमारे गार्ड सेल्स दिखा रहे हैं यहाँ पे, इन गार्ड सेल्स के अंदर भी हमारे क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है। और हमारे जो यंग स्टेम्स होती है, ग्रीन स्टेम्स, उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। बेसिकली जो ग्रीन पिगमेंट है ना जो आ रहा है, वो बेसिकली क्लोरोफिल की वजह से ही आ रहा है। तो जितने भी जो ग्रीन एरियाज होंगे उसमें क्या होगा, क्लोरोफिल का प्रेजेंट होना ज़रूरी होगा। जहाँ जितने भी जो ग्रीन एरियाज होंगे एक प्लांट में, उसमें उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब इसमें बता रहा है कि
हमारे 5 लाख क्लोरोप्लास्ट होते हैं पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ लीफ सरफेस। मतलब हमारे मतलब 5 लाख क्लोरोप्लास्ट, इमेजिन कर सकते हो आप, इतने स्क्वायर मीटर में इतनी छोटी सी लीफ सरफेस में इतना ज़्यादा 5 लाख क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तभी जो हमारे जो 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 क्या बोलते हैं लीफ का कलर होता है वो हमें कैसे दिखता है, ग्रीन दिखता है, क्योंकि हमारा क्लोरोफिल इतना ज़्यादा प्रेजेंट होता है हमारे लीव्स में। अब आपको सरप्राइज होंगे आप कि हमारे जो क्लोरोफिल होता है वो 9 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। उसमें से हम जो सबसे ज़्यादा पाए जाता है, सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है, वो सबसे ज़्यादा जो पाए जा रहे हैं वो हमारा क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है। ये आर बेस्ट नोन एंड मोस्ट अबंडेंट। सबसे ज़्यादा ये दोनों ही पाए जाते हैं प्लांट्स में, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। अब जो हमारा जो क्लोरोफिल है वो अब्जॉर्ब करता है लाइट एट बोथ एंड्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। आपने फिजिक्स में स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा जिसे हम विबग्योर बोलते हैं, जिसमें हमारे 7 कलर्स होते हैं। तो आपको पता होगा ब्लू एंड रेड लाइट होती है, ब्लू और रेड लाइट होती है, एक की वेवलेंथ ज़्यादा होती है और एक की कम होती है। तो बेसिकली ये दोनों जो लाइट्स होती है, जो क्लोरोफिल होता है वो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जो लाइट को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, ब्लू और ग्रीन लाइट को। और ये जो ब्लू और ग्रीन लाइट है वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है हमारी ग्रीन लाइट। ब्लू और रेड लाइट जो होती है वो हमारी रिफ्लेक्ट करती है ग्रीन लाइट, जिसकी वजह से जो हमारा जो क्लोरोफिल है वो हमें कैसे दिखता है, ग्रीन अपीयर होता है। और जो हमारा जो एब्जॉर्ब जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है ना, ब्लू और रेड लाइट्स, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है हमारे लिए फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कौन सी लाइट, ब्लू और रेड लाइट हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम से। अब इसमें देखो आगे, इसमें लिखा हुआ है टू मच लाइट डिस्ट्रॉयड क्लोरोफिल। जो हमारा जो क्लोरोफिल होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है लाइट में। तो अगर उसे ज़्यादा लाइट मिलेगी तो उससे क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो जो हमारा जो फॉर्मेशन है क्लोरोफिल का वो डिपेंड करता है कि हमारे जो लीफ कितना ज़्यादा एक्सपोजर है लाइट की तरफ, जो हमारे लीव्स हैं वो कितना ज़्यादा मतलब दिख पा रहे हैं, कितनी ज़्यादा लाइट अब्जॉर्ब कर रहे हैं उसके हिसाब से। अगर वो ज़्यादा लाइट करेंगे जितनी प्लांट मतलब जितनी लीव्स को नेसेसरी नहीं है, तो हमारे क्लोरोप्लास्ट के लिए वो क्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा बेकार हो सकती है और उससे हमारा जो क्लोरोफिल है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो हमारा जो क्लोरोफिल होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो उसके लिए ज़्यादा लाइट सही नहीं है। अब आपने देखा होगा जो ग्रास हमारी शेड के अंडर स्टोन, मतलब आपने पत्थर देखे होंगे, उनके पीछे जब घास वगैरह उग जाती हैं तो उसमें क्या होता है, वो जो घासें होती है वो येलो टर्न हो जाती है। आपने देखा होगा कुछ कुछ जो घास होती है वो येलो दिखने लग जाती है, येलोइश हो जाती है, बिकॉज उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, क्लोरोफिल बनता नहीं है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्लोरोफिल नया बन भी नहीं पा रहा है। क्लोरोफिल बनने के लिए भी लाइट की ज़रूरत है, और एक्सेस लाइट की अगर उसे ज़्यादा लाइट मिल रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्लोरोफिल का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। अगर ज़्यादा कम लाइट मिली तो उसका क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। तो लाइट भी उसे कितने उसमें चाहिए, बराबर उसमें चाहिए। अगर ज़्यादा मिली तो बेकार है, और अगर ज़्यादा कम मिली तभी भी बेकार है, क्योंकि इसमें यहाँ पे लिखा है ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओल्डर वन इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। क्योंकि बिकॉज अगर आप किसी चीज़ को भी अंधेरे में रखोगे कुछ टाइम बाद तो उसमें क्लोरोफिल उस प्लांट में बनेगा ही नहीं, न्यू फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि लाइट की तो ज़रूरत है क्लोरोफिल बनने की। अगर तुम लाइट ही नहीं दोगे तो क्लोरोफिल नया बनेगा ही नहीं, और जो उसमें पुराना क्लोरोफिल है वो भी क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग फॉर लेटिंग इन CO2। अब हम स्टोमेटल जो हमारे प्रेजेंट होते हैं हमारे गार्ड सेल्स, वो कैसे, अगर वो उनकी ओपनिंग कैसे होती है, अगर वो खुलेंगे नहीं तो हमारा जो CO2 है वो अंदर जाएगा नहीं सेल्स के अंदर, और अगर वो जाएगा नहीं तो हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होगा। अब हम देखते हैं वो कैसे होता है। जो हमारा जो स्टोमेटा होता है वो बहुत ज़्यादा माइन्यूट ओपनिंग होती है। वो सबसे ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ में। ये मैंने आपको पहले चैप्टर में भी बताया था, क्योंकि जो हमारा जो क्लोरोफिल है वो मैक्सिमम हमारे नीचे पाया जाता है, लोअर सरफेस ऑफ द लीफ में। और जो हमारा जो मेन फंक्शन है स्टोमेटा का, वो क्या होता है, वो CO2 को लेट इन करना होता है अपने अंदर फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
जब स्टोमेटा मतलब यूज़ नहीं होता फोटोसिंथेसिस के लिए, या फिर मतलब थोड़ा सा डार्क है, मतलब व्हेन इट इज़ डार्क, तो वो क्या करते हैं, अपनी जो ओपनिंग्स होती हैं वो क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और वो बंद कैसे होते हैं, बिकॉज ऑफ ड्यू टू द वाटर लॉस। अगर जैसे वाटर लॉस होना कम हो जाएगा ट्रांसपिरेशन से, तो क्या हो जाती है, उसकी जो लीव्स हो जाती है वो बंद हो जाती है। अब मैंने आपको बताया था ट्रांसपिरेशन ही मतलब बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसकी वजह से जो हमारे जो गार्ड सेल्स हैं वो ओपन होते हैं और बंद भी होते हैं। अब हम देखेंगे कि वो कैसे ओपन होते हैं, कैसे बंद होते हैं। और जब लाइट होती है, जब सुबह का टाइम होता है, जब सनराइज हो जाता है दिन के टाइम पे, तो हमारे जो स्टोमेटा है वो फिर से रीओपन हो जाते हैं और CO2 अंदर जाके डिफ्यूज़ होने लग जाता है। तो जो ट्रांसपिरेशन है वो हमारे फोटोसिंथेसिस के साथ ही होता है। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस साथ साथ होते हैं। ड्यू टू दिस प्रोसेस एक हम कह सकते हैं जो ट्रांसपिरेशन है वो प्राइस है जो प्लांट को पे करना पड़ता है फोटोसिंथेसिस के लिए, बिकॉज फोटोसिंथेसिस होने के लिए ट्रांसपिरेशन का होना ज़रूरी है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करने के लिए ट्रांसपिरेशन करते हैं, और ट्रांसपिरेशन से क्या होता है, हमारा वाटर लॉस होता है फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो बेसिकली हमारा जो प्लांट है वो क्या कर रहा है, पे कर रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए इतना इतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन, बिकॉज ट्रांसपिरेशन से आपको पता है कितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो अब हम देखते हैं आगे कि हमारा जो स्टोमेटा है वो कैसे ओपन होता है और कैसे क्लोज होता है। जो क्लोजिंग और ओपनिंग है स्टोमेटा की, वो बेसिकली हमारे मूवमेंट ऑफ वाटर पे डिपेंड करती है कि हमारा जो वाटर है वो इन और आउट हो रहा है हमारे गार्ड सेल्स में। और हमारे जो गार्ड सेल्स होते हैं उनकी क्या होती है, जो थिक जो इनर वॉल होती है वो थिक होती है, और जो आउटर वॉल होती है वो थिन होती है। और जो उनका साइटोप्लाज्म होता है वो क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये देखो, यहाँ देखिए, ये हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है। ये हमारे गार्ड सेल्स हैं। ये इसकी जो ये जो वॉल दिख रही है, जो ये वाली है, ये हमारी थिक इनर वॉल है, और ये हमारी थिन आउटर वॉल है। और ये हमारे स्टोमेटल पोर्स हैं। और जो उसके साइटोप्लाज्म है उसमें हमारे क्या होता है, मैंने बताया था गार्ड सेल्स में भी हमारे क्या होते हैं, स्टोमेटा, हमारा क्लोरोफिल भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ये तब है जब हमारे जो गार्ड सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वाटर। अब क्या होता है, हमारे गार्ड सेल्स को ओपन होने में और गार्ड सेल्स को क्लोज होने में भी हमारे वाटर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब जो इनकी जो ओपनिंग है एंड क्लोजिंग है स्टोमेटा की, इसके ऊपर दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी है हमारी शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी, जो ओल्ड है, और हमारी जो सबसे ज़्यादा न्यू थ्योरी है वो है हमारी पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी। अब हम देखते हैं कि शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी क्या है। अब जो शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी उसके बेसिस पे तो ये है कि हमारा जब दिन का समय होता है, जब हमारा जो गार्ड सेल्स हैं जब वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, तो जब फोटोसिंथेसिस जब वो करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं। फूड किसके फॉर्म में होता है, हमारी शुगर की फॉर्म में होता है, उसे हम कहते हैं ग्लूकोज। जब ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है जो, तो वो क्या करता है, जो गार्ड सेल्स होते हैं उनमें क्या करता है, अपना ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण उसे जो वाटर है वो जो साइड्स में सेल्स होते हैं उनसे क्या क्या होता है, वाटर उन पर फ्लो होता है, गार्ड सेल्स के अंदर एंट्री लेता है, बिकॉज ऑफ द ड्यू टू हाई कंसनट्रेशन। और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा एंडो ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। और इससे क्या हो जाता है, जो हमारे गार्ड सेल्स होते हैं वो टर्जिड हो जाते हैं और बल्ज आउट हो जाते हैं, जैसे फिगर ए में आप देख पा रहे हो ऐसा हो जाता है। बिकॉज ये जो साइड्स के ये जो साइड्स के सेल हो हैं, ये वाले एडजेसेंट सेल्स होते हैं, ये क्या देते हैं इसे, ये क्या बोलते हैं, ये इनसे क्या करता है, वाटर लेता है, और इससे हमारा जो कंसंट्रेशन है यहाँ का गार्ड सेल्स का वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, एंडोस्मोसिस हो रहा है इसमें, ठीक है। और बल्ज आउटवर्ड्स टूवर्ड टू देयर थिन वॉल। और इससे क्या होती है, जो हमारा जो स्टोमेटा ओपनिंग होती है वो क्या हो जाती है, वाइड हो जाती है। जैसे ही स्टोमेटा खुलता है उससे क्या हो जाता है, हमारा डिफ्यूजन होने लग जाता है गैसेस का, इन और आउट का। और उससे हमारा क्या होता है, जब हमारे स्टोमेटा खुलेंगे इससे हमारा ट्रांसपिरेशन भी होगा और फोटोसिंथेसिस भी होगा, क्योंकि वाटर वेपर ट्रांसपिरेशन से क्या होता है, बाहर निकलता है, जिससे हमारा वाटर लॉस भी हो रहा है। और फोटोसिंथेसिस के लिए हमारी जो CO2 है वो
क्या कर रही है, अंदर जा रही है, बिकॉज जो हमारे गार्ड सेल्स हैं वो खुल रखे हैं। अब क्लोजिंग कैसे होती है इसमें? क्लोजिंग के लिए क्या होता है, जो वाटर कंटेंट होता है जो लीफ में वो क्या होने लगता है, शॉर्ट होने लग जाता है। और अब क्या होता है, जो गार्ड सेल से क्या होता है, अब एक्सोऑस्मोसिस होता है, जिसके अब जो वाटर है उसके अंदर से वो बाहर निकल जाता है हमारे गार्ड सेल से, क्योंकि बाकी जो वाटर की कमी हो गई ना सेल्स में, आउट बाकी सेल्स में, तो अब क्या होगा, जो वाटर होगा वो कमी पूरी करने के लिए बाहर निकलेगा और बाकी सेल्स में जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा एक्सोऑस्मोसिस होता है, जिससे जो हमारे जो सेल्स होते हैं वो दोबारा से क्या हो जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं, और जो अब हमारा जो स्टोमेटा वो क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। ये तो थी हमारी शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी। अब हम देखते हैं पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी। ये हमारी न्यू थ्योरी है जो मॉडर्न है। अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है। जो हमारा जो स्टोमेटल ओपनिंग है और क्लोजिंग वो हमारी डिपेंड करती है पोटेशियम आयन के कंसंट्रेशन में। मतलब ये जो पोटेशियम आयन है, जो हमारा जो K+ ग्रेडियंट है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि जब हमारा डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है गार्ड सेल्स में, उससे क्या होता है, हम प्रोड्यूस करते हैं ATP। बेसिकली ATP हमारा क्या है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग बोल सकते हैं। ATP हमारा सोर्स होता है एनर्जी का, सोर्स ऑफ एनर्जी बोल रहे हैं हम इसे, ठीक है। और ये क्या करता है, एक्टिवली पंप करता है पोटेशियम आयन को बाकी सेल्स में से। मतलब यहाँ ऊपर देखिए, अब क्या होगा, जो इसमें एडजेसेंट सेल्स है, इसमें जो पोटेशियम आयन होंगे वो क्या होंगे, इसके अंदर चले जाएंगे गार्ड सेल्स के अंदर, बिकॉज ऑफ ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन। मतलब अब जैसे ही इसके अंदर चले जाएंगे गार्ड सेल्स, अब जो इसका जो कंसंट्रेशन है गार्ड सेल्स का वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही। और जिससे वो क्या बन जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज पोटेशियम कंसंट्रेशन इन द गार्ड सेल्स मेक देम हाइपरटोनिक। वो हाइपरटोनिक हो जाएंगे। अब जो वाटर है बाकी एडजेसेंट सेल्स है उनके अंदर ड्रॉन इन हो जाएगा उसके अंदर, और जो हमारे जो सेल्स हैं वो अब क्या हो जाएंगे, मोर टर्जिड। अब वो और ज़्यादा टर्जिड हो जाएंगे, फूल जाएंगे, जिसके वजह से अब क्या होगा, जो हमारा स्टोमेटल पोर है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब क्या होता है, जब नाइट हो जाती है तो इसका रिवर्स होता है। रिवर्स कैसे होता है, जो हमारा जो पोटेशियम आयन्स है वो हमारे जो गार्ड सेल्स है वो क्या हो जाते हैं, लीक आउट हो जाते हैं, मतलब बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से जो उसमें जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो हुआ है, डेवलप हुआ है, वो क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। जैसे ही वो कम होने लग जाएगा तो हमारे जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे, मतलब अपनी सेम पोजीशन में आ जाएंगे, और जो हमारा स्टोमेटल पोर है वो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। ये तो थी हमारी दो थ्योरीज जो हमने पढ़ ली। पहली थी हमारी शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी और दूसरी थी हमारी पोटेशियम कंसंट्रेशन थ्योरी। ये दो थ्योरी थी जिससे हमारे जो गार्ड सेल्स हैं वो कैसे ओपन होते हैं और कैसे क्लोज होते हैं। अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो हमारा जो फोटोसिंथेसिस है वो कैसे होता है उसका पूरा प्रोसेस देखते हैं। अब हम बेसिकली मीजोफेल्स सेल्स की बात कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा लीफ है, ये लीफ के अंदर का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, ये तो हमारी क्यूटिकल लेयर होगी, और ये जो हमारे जो सेल्स होते हैं इन्हें हम म्यूजिफिल सेल्स कहते हैं। मीजोफिल मतलब जितने भी अंदर के सेल्स हैं। अब मीजोफिल सेल्स भी दो प्रकार के होते हैं। एक मैंने बताया था, ऊपर वाली जो लेयर में होंगे उसे पेलिसेट कहेंगे, और सेकेंड लेयर में हमारे कौन से होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स होते हैं। और ये हमारे प्रिंसिपल सेंटर्स होते हैं जिसमें हमारा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है। क्योंकि डे टाइम में क्या होता है, जब सनलाइट पड़ती है हमारे लीफ में तो क्या होती है, जो सनलाइट एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। हमारी जो ये जो अपर लेयर है जो दिख रही होगी आपको, ये जो अपर लेयर इसमें हमारी जो लाइट एनर्जी क्या हो जाती है, ट्रैप्ड हो जाती है। वो भी जो हमारा क्लोरोफिल ट्रैप करता है अपर लेयर ऑफ अ मीजोफिल सेल, जिसे हम क्या कहते हैं, पैलिसेड कहते हैं। अपर लेयर में तो पैलिसेड होते हैं और लोअर लेयर में हमारे स्पॉन्जी मीजोफिल सेल होते हैं। और यही क्या बोलते हैं, यही जो एनर्जी होती है, जो हमने यही एनर्जी यूटिलाइज्ड होती है हमारी केमिकल प्रोसेस, जिससे हम क्या बनाते हैं, अपना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करें, जिससे हमारा फूड बन रहा है। और रॉ मटेरियल जो हमारे होते हैं, मैंने आपको बताया, वो होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर से क्या होगा, लीफ में एंट्री लेगा बाय डिफ्यूजन।
डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि जो हमारा जो आउटसाइड का जो कंसंट्रेशन होगा लीफ के आउटसाइड, मतलब लीफ से बाहर जो कंसंट्रेशन होगा एटमॉस्फेयर में लो होगा और लीफ में कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, जिसके कारण जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे किसके लीफ के अंदर एंट्री लेगा थ्रू द स्टोमेटा। तो हमारा मैं बताती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या हो रहा है, इसमें डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, डिफ्यूजन परफॉर्म हो रहा है, जिसके कारण हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे लीफ के अंदर एंट्री ले रहा है। और हमारा वाटर कैसे आता है, वाटर आपको पता है रूट्स हमारे एब्जॉर्ब करते हैं अच्छे से, रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद वो सक्शन प्रेशर प्रोड्यूस होता है और उसके कारण वो क्या होता है स्टेम पे जाते हैं आराम से, और फिर उसके बाद वो वही जो पुल है वो उन्हें कहाँ लेके आता है, लीव्स में लेके आता है, और वो हमारे मेसोफिल सेल में क्या होता है टिश्यूज़ में अच्छी तरीके से जो हमारा जो वाटर है वो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, जितने भी हमने जो पहले चैप्टर्स पढ़े थे ट्रांसपिरेशन, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, ये सब इसलिए पढ़े कि हमने क्या पढ़ा, पहले बेसिक्स पढ़ा। जब हमने बेसिक्स पढ़े उसके बाद हम जितनी भी चीज़ें आपको पहले मैंने बताई थी वो सब हर चैप्टर में क्या हो रही है यूटिलाइज हो रही है, हर चैप्टर में आपको पता चल रहा है और क्लियर होते जा रहा होगा कि कैसी कैसी चीज़ें होती हैं हमारे प्लांट फिजियोलॉजी में। अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस प्रोसेस। ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है, इस इक्वेशन से हमारा क्या होता है, फूड प्रोड्यूस होता है। ये हमारा ग्लूकोज है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है इस प्रोसेस से, जब हम ये इक्वेशन दिख रहा है फोटोसिंथेसिस में, हम क्या लेते हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इक्वल टू हमारा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बना प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस हमारा जो बाई प्रोडक्ट है, यहाँ पे हमने दिखाया ये बाई प्रोडक्ट हमारा क्या ऑक्सीजन है, जो हमारा इस प्रोसेस से क्या हो रहा है निकल रहा है, और वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल। आपको यार ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमारा जो मॉलिक्यूल है वो कैसे बन रहा है। तो इस इक्वेशन आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे इक्वेशन है, हमारे बैलेंसिंग इक्वेशन आपने सीखी होगी, उससे हमने इन्हें बैलेंस किया और हमारा जो ऑक्सीजन है इसमें से क्या हो रहा है रिलीज आउट हो रहा है। तो जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो बहुत ज़्यादा एक सिंपल क्या होता है सिंपल शुगर है, जो हमारे क्या होता है सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में क्या होती है सॉल्युबल हो जाती है। तो अब ग्लूकोज बन रहा है तो वाटर में सॉल्युबल है, तो बाकी प्लांट्स को भी वाटर के थ्रू जाके बाकी प्लांट्स को भी हमारा जो फूड है वो क्या हो सकता है मिल सकता है आराम से। अब यहाँ देखिए जो हमारे जो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो रिलीज हुए इस प्रोसेस में वो क्या हो जाएंगे रिफॉर्म्ड हो जाएंगे बाय दोबारा से, जो वाटर होगा ये क्या हो जाएगा दोबारा से हमारे प्रोसेस में क्या हो जाएगा यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको पता चल गया ग्लूकोज हमारा क्या है, हमारा वो है फूड बना, ये हमारा जो दिख रहा है आपको ये जो वाटर हमारा बना है ये दोबारा से क्या हो जाएगा प्रोसेस में दोबारा से यूज़ हो सकता है। एंड व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा रिलीज आउट हो जाता है लीव से, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं ब्रीदिंग कर पा रहे हैं, रेस्पायर कर पा रहे हैं। अब हम देखते हैं 2 मेन फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के भी 2 फेज होते हैं। पहला फेज है हमारा लाइट डिपेंडेंट फेज, लाइट डिपेंडेंट से आपको पता चल गया होगा जिसको में हमें क्या बोलते हैं सनलाइट की ज़रूरत पड़ रही है, और दूसरा क्या लाइट इंडिपेंडेंट फेज जिसमें हमें लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बेसिकली हम इसे लाइट इंडिपेंडेंट फेज भी कह सकते हैं और डार्क फेज भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लाइट डिपेंडेंट फेज के बारे में बात कर रहे हैं हम पहले, जिसे हम फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं। फोटोकेमिकल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा बेसिकली इस फेज के लिए हमें लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि लाइट हमारा क्या करता है की रोल इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और इसमें सब कुछ लाइट के थ्रू होता है, तभी हम इसे क्या कह रहे हैं लाइट डिपेंडेंट फेज कह रहे हैं और फोटोकेमिकल फेज कह रहे हैं। जो हमारा जो लाइट रिएक्शन होता है वो हमारे थाइलाकॉइड्स में होता है, और आपको पता है थाइलाकॉइड्स क्या है, थाइलाकॉइड्स हमारे क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, जिसमें हमारा क्या होता है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इन द साइड वॉल ऑफ थाइलाकॉइड्स। अब क्या होता है जो फोटोकेमिकल फेज होता है उसमें 2 स्टेप्स होते हैं। अब हम स्टेप्स देखेंगे। पहला स्टेप तो होता है कि एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल।
हमारा जो क्लोरोफिल है वो कैसे एक्टिवेट हो रहा है उसके बारे में हम देखेंगे। जो हमारा जो क्लोरोफिल है, जो हमारी लीव्स सरफेस होती है, वो क्या करती है, लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब करती हैं, मतलब सनलाइट से लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब कर रही हैं, और उससे क्या बना, उससे लाइट एनर्जी जो अब्जॉर्ब करी सनलाइट से, उसे हम कहते हैं फोटॉन्स। फोटॉन्स सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लाइट एनर्जी की। जो सनलाइट है हमारी, उससे हमारा जो क्लोरोफिल है वो क्या अब्जॉर्ब करता है, फोटोन अब्जॉर्ब करता है, मतलब छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहे हैं हम, किससे, सनलाइट से। और वो कौन अब्जॉर्ब कर रहा है, हमारा क्लोरोफिल। और ये जो लाइट एनर्जी हम जो अब्जॉर्ब करते हैं, ये हमारे नेक्स्ट रिएक्शन में यूज़ होगी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्टेप सेकंड क्या होता है हमारा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। मतलब जो हमारा वाटर है वो क्या होगा, स्प्लिट होगा, मतलब टूटेगा दो पार्ट्स में। जो हमारी जो एब्जॉर्ब एनर्जी हमने जो अब्जॉर्ब करी ना, जो क्लोरोफिल ने अब्जॉर्ब करी हमारी फोटोन्स, वो हमारी यूज़ होती है। क्योंकि जो हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, मैंने साइड में रिएक्शन लिखी है कि हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी रिएक्शन लिखी है, उससे क्या होगा, हमारा वाटर टूटेगा हमारे 4 हाइड्रोजन आयंस में, प्लस उससे हाइड्रोजन आयंस बन रहे, तो अब हमारे क्या होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि आयंस बन रहे। और उसके बाद क्या होगा, हमारा जो ऑक्सीजन है वो रिलीज आउट हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है, इसमें क्या हो रहा है, 2 कंपोनेंट्स में टूटता है हमारा वाटर मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, और उससे क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। इस रिएक्शन को हम फोटोलाइसिस भी कहते हैं। मतलब फोटो का मतलब होता है लाइट, और लाइसिस मतलब होता है स्प्लिटिंग। तो मतलब हमारी क्या हो रही है, लाइट ब्रेकिंग, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट कर रहे हैं हम लाइट को। लाइट की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो टूट रहा है। तब आप देख सकते हैं फोटोलाइसिस से क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस जो हमारे स्प्लिट हो रहे हैं और ऑक्सीजन निकल रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड ग्रेना। मतलब ये जो हमारी जो ये जो रिएक्शन होती है हमारे ग्रेना में होती है। अब आपको पता है हमारा ग्रेना क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट की जो हमारी लेयर थी लास्ट की, उस लेयर की बात कर रहे हैं हम, जो मैटर था। अब हम देखते हैं एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोलाइसिस। अब फोटोलाइसिस में क्या होता है, जो हमारे जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो पिक्ड कर लेता है हमारा जो कंपाउंड होता है NADP। NADP की फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये क्या होता है, जो हमारे जो हाइड्रोजन आयंस बन रहे हैं वो हमारे पिक करते हैं NADP, और उससे वो क्या बनाता है, हमारे NADPH बनाता है। आप देख सकते हो ये NADP है, ये जो रिएक्शन लिखी हुई है पॉजिटिव, प्लस एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, उसमें एक हाइड्रोजन आयन है, और एंजाइम के थ्रू हमारा क्या बन गया, NADPH। ये बन गया हमारा कंपाउंड। एक और इस रिएक्शन में हमारा क्या बनता है, NADPH बनता है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो गिवन आउट हमारा क्या हो जाता है, वो निकल जाता है हमारे रिएक्शन से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन। और जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे किसके लिए यूज़ करने के लिए हो जाते हैं, जो हमारे ADP बनता है, एडेनाइन डाईफॉस्फेट। ठीक है, एडेनाइन डाईफॉस्फेट जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, मतलब इन्हें कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। क्योंकि जो हमारे जो ADP होते हैं वो फॉस्फेट के साथ मिलके हमारे क्या बनाते हैं, ATP बनाते हैं। और मैंने बताया था ATP जो होता है वो एनर्जी सोर्स होता है। तो ADP को ATP चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। जो हमारे जो, अब देखो आपने 3 चीज़ें उसमें रिलीज आउट हुई। एक तो हाइड्रोजन हुआ जिससे हमारा NADPH बना, ठीक है, पहला कंपाउंड। उसके बाद जो ऑक्सीजन था वो हमारा फ्री ऑक्सीजन के द्वारा लीव से बाहर निकल गया एटमॉस्फेयर में। जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या हो गया, हमारे जो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल ATP को बनाने के लिए क्या हो गए, यूज्ड हो गए। तो हमारे जितने भी जो तीनों एंड प्रोडक्ट निकले थे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में, वो तीनों की तीनों क्या हो गए, यूज़ हो गए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलाइजेशन, मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट। क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, फॉस्फेट को ऐड कर रहे हैं, और जो हमारी जो एनर्जी है वो यूज्ड हो रही है हमारी फ्रॉम द लाइट। तो इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, फोटोफॉस्फोराइजेशन। फॉस्फोराइजेशन तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एडिशन ऑफ फॉस्फेट है, बट उसमें एनर्जी अगर हम लाइट की प्रेजेंस में कर रहे हैं तब हम इसे क्या बोलेंगे, फोटोफॉस्फोराइजेशन, मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब आप यहाँ पे देखिए एक हाईली
सिंप्लीफाइड समरी बता रखी है जो लाइट रिएक्शन में हो रही है हमारे। देखो जब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होगा ये हमारे थाइलाकॉइड्स में होता है, तो लाइट से लाइट एनर्जी हम गेन करते हैं क्लोरोफिल। उसके बाद वो क्या होती है वाटर में, वाटर क्या करता है स्प्लिट करता है, तो फिर पहला हमारा कंपाउंड बनता है ऑक्सीजन, फिर रिलीज होता है हाइड्रोजन आयंस, फिर होता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या हो गए जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो तो हमारे एटीपी को बनाने में यूज्ड हो गए, ठीक है, क्योंकि एडीपी प्लस प्लस फॉस्फेट इक्वल्स टू एटीपी विद द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद वो जो हमारे जो हाइड्रोजन आयंस थे वो क्या हो गए हमारे यूज्ड हो गए यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या किया एडीपी के साथ प्लस किया H आयंस, उसके बाद हमारे क्या बन गए NaDPH बन गया, और ऑक्सीजन हमारी क्या होगी गिवन आउट हो गई इन द एटमॉस्फेयर। तो ये तो हमने पढ़ा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जो हमारा होता है स्ट्रोमा में ऑफ क्लोरोप्लास्ट में, वो हमारे थाइलाकॉइड्स में होता है, हमारे स्ट्रोमा में होता है। अब इसे हम क्या कहते हैं जो लाइट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, इसे हम डार्क फेज भी कहते हैं और बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं। डार्क फेज का मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब ये है कि नाइट में हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो इसके जो रिएक्शंस है उसको लाइट की ज़रूरत नहीं है, इसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट फेज कहते हैं। इस रिएक्शंस में क्या होता है, इस रिएक्शन में हमें लाइट एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये क्या होता है ये हमारे साइमल्टेनियसली होता है लाइट रिएक्शन के साथ, मतलब दोनों रिएक्शन एक साथ होती है, साइमल्टेनियसली होती है, एक ही साथ होती है, बट एक को लाइट की ज़रूरत होती है दूसरे को लाइट की ज़रूरत नहीं होती। और जो इनके बीच में टाइम गैप होता है वो लेस देन 1000 ऑफ अ सेकेंड। अब आप इमेजिन कर सकते हो कितने कम टाइम में दोनों रिएक्शन इतने जल्दी क्या हो जाती है प्रोसेस हो जाती है। अब हम इसमें बात करेंगे इसमें होता क्या है, हमारा जो कन्वर्जेशन होता है, जो ग्लूकोज होता है वो चेंज होता है हमारे स्टार्च में और हमारे अदर केमिकल्स में। जितने भी जो हमारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं स्टार्च में एज सून एज जैसे वो फॉर्म्ड होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जैसे ही फोटोसिंथेसिस में हमारा जो ग्लूकोज है वो फॉर्म्ड हो गया, तो हमारे जो ग्रीन प्लांट्स है वो क्या होता है उसे स्टार्च की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो क्या होता है जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनने के बाद हमारा एक मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्च प्रोड्यूस होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे पॉलीमराइजेशन। पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, मैनी। तो हम क्या कर रहे हैं ग्लूकोज के बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को लेके हम एक मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्च बना रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे पॉलीमराइजेशन कहेंगे। सम प्लांट्स क्या करते हैं ग्लूकोज को सुक्रोज में चेंज कर देते हैं। अब सुक्रोज क्या होता है ग्लूकोज मतलब डाइसैकेराइड कहते हैं हम सुक्रोज को, मतलब केन शुगर, और डबल शुगर भी कह सकते हैं। डबल शुगर मतलब ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल को हम डाइसैकेराइड कहेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं केन शुगर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 molecules of glucose इक्वल टू डाइसैकेराइड, ठीक है, डाई मतलब डबल शुगर। अब यहाँ ऊपर देखो, ये जो मैंने अभी आपको चार्ट समझाया था इसी की बात करते हैं। अब ये हमारे क्या होता है स्ट्रोमा में होता है, तब हम क्या करते हैं अब जो NADP जो बनता है ना NADPH, ये क्या करता है ये हमारा क्या करता है जो हाइड्रोजन आयंस मतलब इसके प्रोसेस पे ये क्या करता है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे सेल्स को, कि जिसके वजह से फ्यूल होता है ये एक तरफ से, जिसकी वजह से जो हमारे ग्लूकोज है वो क्या होता है हमारा जो चेंज हो रहा है इसमें चेंज हो रहा है, ग्लूकोज जो है वो हमारा स्टार्च में चेंज हो रहा है। तो NADP क्या करता है इसे देता है, मतलब लॉस करता है H आयन जो हमारे ग्लूकोज में मदद करते हैं किस में चेंज करने में, स्टार्च को चेंज करने में। फिर ये NADP दोबारा से लाइट इंडिपेंडेंट फेस में जाता है, फिर ये जो हमारा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से फिर ये गेन करता है हमारा हाइड्रोजन आयन, उसके बाद फिर NADPH बनता है, फिर ये जाके ये क्या बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस में क्या करता है अपना जो हाइड्रोजन आयन है इसे लूज करता है हाइड्रोजन आयन को, जिससे हमारा क्या होता है जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज यूज़ करता है इसे किस में चेंज करने के लिए, स्टार्च में चेंज करने के लिए। तब अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है। और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है
वो भी हमें इसी के लिए चाहिए होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हमारे स्टार्च मॉलिक्यूल में चेंज करने के लिए। अब हम बात करते हैं एडेप्टेशन। अब हमारी लीफ कैसे अडेप्ट करती है फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो उसके लिए हमारे जो लीफ है वो क्या क्या अडेप्ट करती है। पहली बात तो जो हमारी जो लीफ है उसका जो सरफेस एरिया होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि क्लोरोफिल को लाइट एनर्जी चाहिए होती है। किसके लिए? हमारे एक्टिवेशन के लिए। तो क्लोरोफिल एक्टिवेशन के लिए लाइट एनर्जी मतलब फोटॉन्स की ज़रूरत होती है। तो अगर हमारा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वो लाइट मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेंगे और इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो फोटोसिंथेसिस है वो बहुत आसानी से हो सकता है। किसी किसी लीव्स में मैंने बताया था नैरो भी होती है लीव्स किसी की, बिकॉज ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए, क्योंकि कुछ कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो इतना ज़्यादा मतलब वाटर क्या होता है एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। अगर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता रहेगा तो एक टाइम पे जो उनकी लीव्स है वो विल्ट हो जाएंगी, सूख जाएंगी। तो उन्हें कट ऑफ करने के लिए कुछ लीव्स क्या होती है नैरो होती है कि अगर लार्ज सरफेस एरिया नहीं होगा तो लीव्स जो हमारा जो ट्रांसपिरेशन है वो प्रोसेस थोड़ा क्या होगा कम हो जाएगा। जैसे हमारा कंजर्व वाटर होता है ओलियंडर में और पाइन ट्रीज आपने देखे होंगे। उसके बाद जो हमारा जो लीफ अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है राइट एंगल में होता है, लाइट के मतलब लाइट के राइट एंगल में हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है जो हमारा जो लीफ है वो क्या होती है मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब कर सकें। जैसे ये राइट एंगल, ठीक है। तो ये जो हमारा अगर सन है, अगर हम सन मान रहे हैं तो हमारे लीफ का जो एक्सपोजर होगा ऐसे में, जब वो लीफ ऐसे एक्सपोजर होगी हमारी सनलाइट से, तो वो क्या करेगी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करेगी, मैक्सिमम क्या होगी लाइट एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो लीफ अरेंजमेंट राइट एंगल होता है सब लीव्स का, जिससे वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर सके लाइट का। दूसरा क्या होता है जो हमारी क्या होती है क्यूटिकल एंड अपर एपिडर्मिस की होनी चाहिए ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और वाटर प्रूफ होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो क्या कर सके अगर क्यूटिकल थोड़ी पतली सी होगी मतलब ज़्यादा थिक नहीं होगी तो लाइट एनर्जी आराम से अलाउ कर सकती है फ्रीली में। अगर ज़्यादा थिक होगी तो लाइट एनर्जी को पहुँचने में मेसोफिल सेल्स में पहुँचने में क्या लगेगा ज़्यादा टाइम लगेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने में भी फिर क्या होगा टाइम ज़्यादा लगेगा। फिर हमारा चौथा है न्यूमरस स्टोमेटा। जितना ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होगा लीव्स में उतना ज़्यादा रैपिडली हमारा क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होगा और ऑक्सीजन हमें बहुत जल्दी जल्दी मिलेंगी जितना ज़्यादा हमारे स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे लीव्स में। अब जो हमारे थिनेस की बात करते हैं, अगर हमारे जो लीव्स अगर थिन होंगे तो उससे क्या होगा हमारा जो बिटवीन द सेल होगा वो क्या होगा बहुत जल्दी ट्रांसपोर्टेशन होगा। जितने थिन सेल होंगे जितने मतलब पतले पतली लीव्स होंगी तो उनमें ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्या होगा बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी होगा। अब हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट को अपर लेयर में होना चाहिए, हमारे लीव्स के अपर लेयर में अगर होंगी तो वो लाइट एनर्जी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करेंगी, फिर वो लाइट एनर्जी हमारे मेसोफिल सेल्स में जल्दी पहुंच पाएंगी और उससे हमारा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जल्दी होगा। एक्सटेंसिव वेन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो मतलब खूब ज़्यादा वेन्स होनी चाहिए हमारे प्लांट्स में। जितना ज़्यादा एक्सटेंसिव मतलब ज़्यादा होगा वेन सिस्टम उतना ज़्यादा हमारा रैपिड ट्रांसपोर्टेशन होगा किसमें हमारे पूरे ज़्यादा पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में फ्रॉम मेसोफिल सेल्स में। जितना ज़्यादा अच्छा वेन सिस्टम होगा उस हिसाब से क्या होगा जितना भी जो फूड प्रोड्यूस कर रहा है हमारा प्लांट वो अच्छे से क्या होगा हर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में क्या होगा आराम से चला जाएगा। अब हम बात करते हैं कि एंड रिजल्ट्स जो हमारे फोटोसिंथेसिस में एंड रिजल्ट्स बने हैं वो क्या क्या हैं। पहला तो होता है हमारा ग्लूकोज, जो शुगर है वो बेसिकली हमारा क्या है फूड का काम कर रही है। फिर वाटर एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज तो आपको पता है बहुत ज़्यादा सिंपल शुगर होती है, सॉल्युबल इन वाटर में आराम से सॉल्युबल हो जाती हैं, ठीक है। बात ये है कि जैसे ही ग्लूकोज बनता है वो क्या होता है हमारे जो प्लांट सेल्स होते हैं वो एकदम से कंज्यूम कर सकते हैं मतलब कर लेते हैं। अगर प्लांट्स को जितना चाहेंगे उतना कंज्यूम करेंगे, जितना नहीं चाहेंगे फिर वो क्या करेंगे स्टार्च की फॉर्म में क्या कर लेंगे स्टोर कर लेंगे कि बाद में वो उस खाने को क्या कर सकें यूज़ कर सकें। या तो फिर क्या कर देते हैं हम ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट कर लेते हैं कुछ प्लांट्स, और या फिर हम उसे यूज़ कर सकते हैं ग्लूकोज को फैट्स और प्रोटीन्स बनाने में। तो एंड प्रोडक्ट्स पहला तो ग्लूकोज के बारे में 4 पॉइंट है जो हमने देख लिया है, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा वाटर। जो हमारा जो वाटर इस प्रोसेस में फॉर्म्ड होता है वो यूटिलाइज हो जाता है दोबारा से। जितना वाटर हमारा फॉर्म हो रहा है उतना ही वाटर में मतलब जितना फॉर्म होता है उससे फिर हमारे दोबारा रिएक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। फिर जब वाटर और किसकी ज़रूरत पड़ती है
कार्बन डाइऑक्साइड की, तब जाके फिर दोबारा से हमारा जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, तो जो वाटर है उसको तो क्या हो रहा है, वो बार बार क्या हो रहा है, रीयूटिलाइज्ड हो जा रहा है एंड प्रोडक्ट हमारा। फिर थर्ड है हमारा ऑक्सीजन, क्योंकि कुछ ऑक्सीजन तो हमारे लीव्स के सेल्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है, जो सेल्स होते हैं। और क्या बोलते हैं, द फिनोमिनन इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। जो लीव के जो सेल्स ऑक्सीजन यूज़ करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन इसलिए कह रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, तो हमने उसे क्या करा, फोटो रेस्पिरेशन। और जो मेजर पोर्शन होता है ऑक्सीजन का, वो क्या होता है, डिफ्यूज़ आउट हो जाता है, बाहर चला जाता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। तो ऑक्सीजन जो है वो हमारा वेस्ट नहीं है, बिकॉज एग्जिस्टेंस, जो हमारी एग्जिस्टेंस है ना इस प्लैनेट अर्थ में, वो ऑक्सीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो तीनों एंड प्रोडक्ट्स है उनके बारे में हमने जान लिया, वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और क्या क्या उनकी इम्पोर्टेंस है। अब हम बात करते हैं जो हमने फूड सिंथेसाइज किया फोटोसिंथेसिस में, वो उसका क्या होता है। जो हम फूड को ट्रांसफ़र करते हैं ना, मतलब पूरे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में, उसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। सिंथेसाइज, जो फूड को हम ट्रांसलोकेट कर रहे हैं, मतलब इधर से उधर जा रहा है फूड, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसकोलेशन कहते हैं। तो क्या होता है, जो हमारा जो फूड मैन्युफैक्चर होता है लीफ में, वो हमारे जितने भी पार्ट्स ऑफ अ प्लांट होते हैं सबको चाहिए होता है फॉर द एनर्जी। अगर फूड ही नहीं जाएगा पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में, मतलब प्लांट्स के पार्ट्स में, तो कैसे चलेगा, खाना तो भाई हम सबके लिए ज़रूरी है। तो जो ग्लूकोज फॉर्म होता है लीफ में, वो बहुत ज़्यादा रैपिडली यूज हो जाता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और समटाइम्स ऐसा होता है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता इतने ज़्यादा रैपिडली दूसरे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में। तो क्या होता है, जो हमारा जो लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उन्हें एक इनसॉल्युबल स्टार्च में कन्वर्ट कर लेते हैं फॉर टेम्प्रेरी स्टोरेज, मतलब स्टोरेज के तरह पे वो लीफ में स्टोर हो जाते हैं स्टार्च की फॉर्म में। अब फिर क्या होता है, जब नाइट हो जाती है तो स्टार्च होता है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, दोबारा से रिकन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो क्या होता है, वो हमारे सोल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाता है, क्योंकि आपको पता है ग्लूकोज बहुत सॉल्युबल है हमारे वाटर में, तो सोल्यूशन में मिल जाता है, और उसके कारण वो सब हमारे वेन्स ऑफ अ लीव्स अप एंड डाउन, मतलब हर जगह पहुंच जाता है। और वो पहुंचाने का काम कौन करता है, हमारा फोलम ऑफ द स्टेम। मैंने आपको बताया जो फोलम होता है वो बेसिकली हमारा फूड कंडक्टिंग पार्ट होता है प्लांट का, और जाइलम हमारा क्या होता है, वाटर कंडक्टिंग। तो इससे क्या होता है, जो हमारा जो फूड है वो क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्टेड हो जाता है, मतलब ट्रांसकोलेटेड, मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में। और दूसरी बात, जितना हो जाता है फिर उसके बाद क्या होता है, वो दोबारा से रिकन्वर्टेड हो जाता है, जितना चाहिए होता है प्लांट्स को उतना वो पहुंचा देता है, जितना नहीं चाहिए होता है वो दोबारा से क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में। आपने देखा होगा जो हमारा जो पोटैटो होता है, आलू आलू में वो पूरा स्टार्च ही होता है, तो हम आलू को मतलब कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, बिकॉज वो पूरा स्टार्च है, जितना भी मतलब चाहिए होता है खाना वो उसके उस अंदर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो पोटैटो जो होता है उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है। बेसिकली वो प्लांट का एक एग्जाम्पल है कि फोटोसिंथेसिस में जितना भी यूज़ हुआ जितना नहीं हुआ, वो एक फॉर्म में क्या हो गया, चेंज हो गया, उसमें स्टोर हो गया हमारे पोटैटो की फॉर्म में। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। अब हमारे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। हमारे तो 4 एक्सटर्नल फैक्टर हैं और 3 इंटरनल हैं। तो एक्सटर्नल मतलब जो फार के फैक्टर हैं, जैसे हमारी लाइट इंटेंसिटी हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन होगी, वाटर कंटेंट हो गया, टेम्परेचर की बात करते हैं। अगर हम लाइट इंटेंसिटी की बात करें तो हम देखते हैं कि क्या बोलते हैं, जो हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो लाइट की इंटेंसिटी के साथ बढ़ जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल को लाइट मतलब फोटॉन्स, मतलब एक्टिवेशन के लिए क्लोरोफिल को किसकी ज़रूरत होती है, फोटॉन की ज़रूरत होती है। और फोटॉन्स हमें कहाँ से मिलते हैं, हमारी लाइट एनर्जी से मिलते हैं। तो लाइट इंटेंसिटी के साथ हमारा जो क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस है वो बढ़ जाता है, बट कुछ एक्सटेंट तक। इट इज़ ट्रू, मतलब कुछ कुछ एक्सटेंट तक बढ़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा जो क्लोरोफिल है वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो एक मिनिमम अमाउंट में ज़रूरत होती है प्लांट को लाइट की, इतना नहीं कि एक्सेस में दे दिया तो उससे हमारा क्या हो रहा है, क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो रहा है, फिर हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा ही नहीं, प्लांट डाई हो जाएगा।
तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस है वो इंक्रीज होता है लाइट इंटेंसिटी अप टू अ सर्टेन लिमिट, और वो एक पॉइंट में क्या होता है स्टेबलाइज हो जाता है। जैसे ये ग्राफ दिख रहा है आपको, ये इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी और ये हमारा क्या है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये जो एस डैश है ये हमारा CO2 कंसनट्रेशन बता रहा है। तो हमारा जो हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो 0.02 जब % कंसनट्रेशन होगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में, तब तक क्या होगा हमारा जो फोटोसिंथेसिस है वो इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। पर जैसे ही हमारा ये जो दूसरे में दिखा रहे हैं, ये दूसरा बी वाला पार्ट देखिए, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जैसे ही क्या बोलते हैं हमारा जो एस डैश है हमारा हाईएस्ट रीच कर गया हमारा कंसनट्रेशन CO2 का एटमॉस्फेयर में 0.05 कंसनट्रेशन, मतलब अगर इससे ज़्यादा बढ़ गया तो हमारा जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी जो लाइट की इंटेंसिटी है और फोटोसिंथेसिस की इंटेंसिटी है अगर वो एक मतलब इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है, पर एक पॉइंट में क्या हो जाएगा ये स्टेबल हो जाएगी। तो ये हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टेबल दिखा रहा है कि 0.02 पे बढ़ा, उसके बाद क्या ये हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस था जो हमारा 0.02 कंसनट्रेशन ऑफ CO2 पे दिखाया गया। उसके बाद जो हमारा जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो वो क्या हो गया स्टेबलाइज्ड हो गया। और यहाँ पे देखिए जैसे हमारी लाइट की इंक्रीजिंग लाइट, जैसे हमारी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है और फोटोसिंथेसिस की इंटेंसिटी बढ़ रही है, मतलब ये जो CO2 कंसनट्रेशन की जो इंटेंसिटी बढ़ रही है लाइट की भी बढ़ रही है, तो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं एक दूसरे, ये जो फैक्टर है दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारी लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है और जैसे ही हमारे क्या CO2 कंसनट्रेशन बढ़ रहा है, तो हमारा जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। दिख रहा है ये जो मतलब यहाँ पे था, उसके बाद ये एस डैश पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद पे एस सेकंड डैश में भी इंक्रीज हुआ, फिर एक टाइम के बाद क्या हो गया जो हमारा जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है इंटेंसिटी के साथ क्या हो गया स्टेबलाइज्ड हो गया, मतलब सही हो गया। तो ऐसे ही होता है, ये दोनों फैक्टर्स हैं फोटोसिंथेसिस के, लाइट और CO2 कंसनट्रेशन दोनों एक साथ काम करते हैं। जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है और CO2 कंसनट्रेशन बढ़ रहा है तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस है वो भी क्या होगा अच्छे से एक नॉर्मल लेवल पे क्या होगा इंक्रीज होगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कंसनट्रेशन जैसे ही 0.05 पे गया, उसके बाद जो हमारा फोटोसिंथेसिस क्या हो गया सीधा हो गया, मतलब स्टेबलाइज्ड हो गया। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। अब ऐसा बोला जाता है जैसे ही हमारा जो टेम्परेचर राइज करता है तो हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या होता है राइज होता है। तो ये राइज हो सकता है, हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है हमारा 35 डिग्री सेल्सियस, इतना तक ही होता है, क्योंकि ये मैक्सिमम ऐसा टेम्परेचर जिसमें हमारा जो फोटोसिंथेसिस है वो अच्छी तरीके से हो जाता है। और आफ्टर अगर इससे ज़्यादा बढ़ गया हमारा टेम्परेचर तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाता है, क्योंकि क्या होता है जितने भी एंजाइम्स काम करते हैं फोटोसिंथेसिस, मतलब जितना भी प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, इसमें एंजाइम्स यूज़ होते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि सबकी एक लिमिट होती है। अगर हम ज़्यादा किसी को टेम्परेचर देंगे तो उस टेम्परेचर में क्या होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अब ये बोला जाता है, ये लॉ एक तरफ से मतलब बोलते हैं, ये जो टेम्परेचर है जैसे हमारा टेम्परेचर 10% बढ़ता है, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, तो हमारा क्या होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या होता है डबल हो जाता है। जैसे 20 to 30 डिग्री बढ़ रहा है तो हमारा जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा डबल हो जाएगा, फिर 22 to 32 बढ़ रहा है फिर हमारा रेट ऑफ सिंथेसिस क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो हर 10% इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर उससे क्या होता है हमारा जो फोटोसिंथेसिस होता है उसका रेट भी डबल हो जाता है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ, जो टेम्परेचर है हमारा वो क्या है इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पर टेम्परेचर अगर 10% बढ़ रहा है तो रेट क्या होगा डबल हो रहा है, रेट हमारा क्या हो रहा है डबल हो रहा है। तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना हमारा रेट क्या होगा डायरेक्टली क्या होगा डबल बढ़ जाएगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में रेट बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं वाटर कंटेंट। अब क्या होता है अगर हमारे प्लांट से एक्सेस में क्या हो गया जो वाटर है वो लॉस हो गया ट्रांसपिरेशन में, तो क्या होता है जो हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, मतलब रिड्यूस हो जाता है। अगर ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो गया हमारा वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है
तो इसके कारण क्या होता है, जो हमारा जो फोटोसिंथेसिस है वो भी डिक्रीज़ हो रहा है, बिकॉज डिक्रीजिंग डिफ्यूजिंग कैपेसिटी, मतलब जो हमारा जो CO2 इनटेक है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि वाटर कंटेंट कम हो रहा है, तो हमारा ट्रांसपिरेशन से बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस हो रहा है, तो CO2 क्या हो रहा है, उसकी जो कैपेसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा स्टोमेटा है वो क्लोजर हो जाता है, कम हो जाता है, तो ओनली 1% ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट इज़ यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस। मतलब हमारा जो 1% वाटर होता है जो रूट एब्जॉर्ब करती है, वही हमारा फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, यूज हो पाता है। सिर्फ 1% ऑफ वाटर यूज़ करता है हमारा प्लांट फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अब हम बात करते हैं इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर तो हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं जो इंटरनल फैक्टर अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। क्लोरोफिल, अगर प्लांट में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाए मिनरल्स की, मतलब अगर उसे प्रॉपर तरीके से मिनरल्स नहीं मिल रहे हमारे प्लांट को, तो उससे क्या होता है, जो हमारा क्या होता है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल हो जाता है, मतलब क्लोरोफिल नहीं बन पाता ढंग से, और उससे क्या होता है, हमारी जो सोलर एनर्जी भी ट्रैप नहीं हो पाती। तो न्यूट्रिशनल अगर डेफिशिएंसी, अगर मिनरल्स ना मिला हमारे प्लांट को, तो उससे क्या होता है, हमारा क्लोरोफिल नहीं बनेगा, और हमारा क्लोरोफिल क्या होगा, सोलर एनर्जी अब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। अगर सोलर एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा ही नहीं, तो हमारा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं हो पाएगा। तो क्लोरोफिल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या बोलते हैं, हमें जो प्लांट है, प्लांट को क्या होनी चाहिए, पूरे अच्छी तरीके से मिनरल्स प्रोवाइड होने चाहिए। अगर उसमें मिनरल्स नहीं होंगे तो उससे क्या होगा, क्लोरोफिल में दिक्कत आ सकती है। फिर हम बात कर रहे हैं प्रोटोप्लाज्म की, जो हमारा लिविंग सेल कंटेंट होता है इनसाइड द सेल, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अगर उसको क्या हो गया, अगर हमारा डिहाइड्रेशन हो जाता है प्रोटोप्लाज्म का कुछ रीज़न की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो कम हो जाएगा। डिहाइड्रेशन मतलब जो सेल कंटेंट है हमारा वो क्या हो गया, कम हो गया। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा फोटोसिंथेसिस है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और ऐसा ये भी होता है कि अगर हमारा ज़्यादा एक्युमुलेशन हो गया कार्बोहाइड्रेट, मतलब शुगर और स्टार्च का ज़्यादा एक्युमुलेशन हो गया, तो इसकी वजह से भी हमारा जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब अब आप बात करते हैं, अगर ज़्यादा हमारा जो फूड है, मतलब जितना प्लांट ने यूज़ किया उसके बाद हमारा जो फूड है वो बच रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, तो हमारा जो प्लांट होगा वो हमारा शुगर, मतलब वो फोटोसिंथेसिस करेगा ही नहीं, क्योंकि फूड तो बच रहा है। अगर ऐसे ही होगा तो हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही क्या है, हमारे जो प्लांट में है फूड स्टोर्ड है, तो हमारा जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेगा। तो अगर हमारा कार्बोहाइड्रेट एक्युमुलेट हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा फूड स्टोर हो रहा है, तो उससे कारण भी हमारा जो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के रेट में रिडक्शन हो सकता है। अब तीसरा फैक्टर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अगर हमारा जो थिकनेस ऑफ क्यूटिकल है, मतलब अगर जो हमारी जो अपर लेयर है लीफ की, अगर वो बहुत ज़्यादा क्या है, मोटी है, तो उसके वजह से क्या होगा, जो स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो साइज ऑफ द लीफ हो गया, वो क्या करता है, जो थिकनेस होती है ना क्यूटिकल की, उससे डिपेंड, मतलब वो डिपेंड करता है। अगर हमारी थिकनेस सही होगी तो उससे मतलब अमाउंट ऑफ लाइट भी अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब हो सकती है, और जो हमारा जो CO2 है आराम से क्या हो सकता है, हमारे जो लीफ के अंदर क्या हो सकता है, अब्जॉर्ब हो सकता है अच्छे से। बट अगर हमारा जो क्यूटिकल होगा थिक होगा, तो क्या लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा, क्योंकि क्यूटिकल क्या है, हमारा थिक है। तो जितना वो क्या होगा, जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लीफ होगा, थिकनेस जितनी कम होगी तो उतना ज़्यादा अच्छा है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। अब ये आपने सुना होगा कि बोलते हैं लोग कि मतलब रात को पीपल के, मतलब पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। बेसिकली ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि रात के टाइम पे जो हमारा ट्री होता है वो जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे रिलीज़ आउट कर देता है। जितनी यूज़ होती है उतनी कर ली, जितनी नहीं है उन्हें रिलीज़ आउट कर दिया। उसके वजह से वो एक्सेस में करता है रिलीज़ आउट, जिसकी वजह से मतलब बेकार है ये सब। क्या बोलते हैं, रात को मतलब रात के टाइम पे पेड़ के नीचे सोना बेकार माना जाता है, कि नहीं सोना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट्स ऑन फोटोसिंथेसिस। अब होता है बहुत ज़्यादा, मतलब नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए हैं, वेरियस कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट्स, कि फ़ोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं,
और कैसे प्रूफ करेंगे फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। तो अब हम उस एक्सपेरिमेंट्स को अच्छे से देखते हैं। पहले क्या करेंगे, डिस्चार्जिंग मतलब होता है रिमूवल ऑफ स्टार्च, मतलब स्टार्च को कैसे रिमूव कर सकते हैं हम प्लांट से। हम क्या करेंगे, प्लांट यूज फॉर एक्सपेरिमेंट्स ऑन फोटोसिंथेसिस, जो हम प्लांट्स को एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करेंगे उसे क्या करेंगे, हम डार्क रूम में रख देंगे 24 मतलब एक या 2 दिन। डिस्चार्ज द लीफ। अब लीफ कैसे डिस्चार्ज होगा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि अगर हम उसे डार्क में रखेंगे तो सनलाइट उसे मिलेगी नहीं, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। तो जितना भी प्लांट के अंदर जो स्टार्च मतलब स्टोर हो रखा होगा, फूड जितना भी स्टोर हो रखा होगा, वो क्या हो जाएगा, प्लांट्स को लाइव रखने के लिए क्या हो जाएगा, यूज्ड अप हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, जो स्टार्च है वो मतलब पूरा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या है, जो हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो डिस्चार्जिंग मतलब क्या होता है कि जो जितना भी फूड जो था वो क्या हो गया, यूज्ड अप हो गया हमारे प्लांट्स में। तो जितना भी पीरियड में जितना भी स्टार्च होता है, लीव्स विल बी रिमूव्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन्स एंड द लीव विल नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। जितने भी ऑर्गन्स को ज़रूरत होगी फूड की वो क्या होगी, उनके पास चला जाएगा। बट जो हमारे लीव्स हैं उनमें क्या होगा, स्टार्च का प्रेजेंस नहीं होगा, क्योंकि स्टोरेज ऑफ स्टार्च का होता है हमारे लीव्स में होता है। बट अब क्या हो गया, बाकी ऑर्गन्स में जो हमारा स्टार्च चला गया, क्योंकि उन्हें क्या थी, ज़रूरत थी उसकी। तो जो हमारा डिस्चार्ज प्लांट होता है जिसकी लीव्स में क्या होता है, फ्री फ्रॉम स्टार्च। तो हम प्लांट को डिस्चार्ज कैसे कर सकते हैं, हम अगर उसे हम डार्क इन्वायरमेंट में रखें 1 या 2 दिन के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, टू टेस्ट द लीफ फॉर स्टार्च। अब हम आयोडीन टेस्ट बोलते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमारे जो लीफ में स्टार्च है या नहीं है। हम क्या करेंगे, लीफ को डिप करेंगे बॉइलिंग वाटर में फॉर अ मिनट, मतलब 1 मिनट के लिए हमने डिप किया, मतलब पानी में डुबा दिया लीफ को, जिससे जितने भी जो सेल्स हैं वो क्या हो जाए, उसके डिस्ट्रॉय हो जाए। जैसे आपको ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिख रहा है, ये हमने टेस्ट ट्यूब में एक लीफ डाला, इसमें क्या बोलते हैं बॉइलिंग वाटर में पहले हमने उसे रखा, उसके बाद जितने भी सेल्स थे बॉइलिंग वाटर में हाई टेम्परेचर के कारण क्या हो गए, किल हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम लीफ को मेथाइलेटेड स्पिरिट में रखेंगे ओवर अ वाटर बाथ। मतलब हमने अब टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें लीफ डाले, उसमें मेथाइलेटेड स्पिरिट डाली और हमने बॉइलिंग वाटर में क्या कर दिया, इसको रख दिया। अब क्या होगा, हम इस वाटर को तब तक रखेंगे जब तक जो हमारी जो लीफ है उसका जो कलर है वो कैसा ना हो जाए, पेल वाइट ना हो जाए, बिकॉज रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल। हम मिथाइलेट स्पिरिट में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्लोरोफिल को रिमूव कर रहे हैं। अब जो हमारा जो लीफ है अगर हम इसे निकालेंगे इससे तो कैसा हो जाएगा, हार्ड एंड ब्रिटल, मतलब हार्ड सा लगेगा। हम इसे दोबारा से हॉट वाटर में रखेंगे जिससे क्या हो जाएगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लीफ को एक डिश में लेंगे और उसमें थोड़ा सा क्या डालेंगे, आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे। तो अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा लीव्स में, तो वो कैसे होगा, जो हमारा आयोडीन सोल्यूशन से क्या हो जाएगा, उसमें कलर हो जाएगा हमारी लीव्स में। तो अगर हमारी लीफ ब्लू और ब्लैक कलर की दिखती है, मतलब ब्लू और ब्लैक कलर का दिख रहा है हमारी लीफ, तो इसका मतलब है कि जो हमारी लीव्स है उसमें क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। और अगर लीफ में स्टार्च नहीं होगा तो उसे वो कैसे शो होगा, ब्राउन कलर में शो होगी हमारी लीफ। तो हम ये एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि स्टार्च का प्रेजेंस, कि स्टार्च है उसमें या नहीं है। अगर प्रेजेंस होगा तो उसका कलर ब्लू ब्लैक कलर का होगा, अगर नहीं होगा तो हमें जो हमारी लीफ है वो किस कलर में दिखेगी, ब्राउन कलर में दिखेगी। बेसिकली हम आयोडीन इसलिए यूज़ कर रहे हैं जिससे उसमें कलर से शो हो जाए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एक्सपेरिमेंट की। क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए। अब क्लोरोफिल कैसे ज़रूरी होता है, अब हमने क्या लिया, हमने प्लांट लिया वेरीगेटेड लीव्स। वेरीगेटेड का मतलब होता है जिन प्लांट्स में थोड़े से ग्रीन एरियाज़ होंगे और थोड़े से ग्रीन एरियाज़ नहीं होंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें कुछ रीजन तो ग्रीन होता है, कुछ रीजन क्या होता है, येलो होता है। जो ग्रीन रीजन होता है उसमें ये पता चलता है कि जो प्लांट में है उसमें स्टार्च है, और जो नॉन ग्रीन होता है उसमें फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रहा है, तो उसमें स्टार्च भी स्टोर नहीं होगा। तो एग्जांपल जैसे ले लिया इनने, या तो कोयलेस के लीफ ले लो, जर्नीनियम के या क्रोटॉन। ये वेरीगेटेड लीव्स होते हैं जिसमें दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, मतलब ग्रीन पार्ट्स भी होते हैं और नॉन ग्रीन पार्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे लीव्स को अंधेरे में रख के 1-2 दिन के लिए, जिससे उसमें जितना भी स्टार्च होगा वो हमारे स्टोरेज ऑर्गन्स में चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, प्लांट को सन में रखेंगे और कुछ टाइम बाद हम क्या करेंगे, एक लीफ ले लेंगे। सन में इसलिए रखा
क्योंकि अब फोटोसिंथेसिस के लिए अगर हम सन में रखेंगे तब, क्योंकि अब तो जितना भी फूड था वो तो स्टोरेज ऑर्गन में चला गया, यूज्ड अप हो गया। अब सन में रख के हम क्या करें, उसे फोटोसिंथेसिस करवा रहे हैं, क्लोरोफिल को हम लाइट एनर्जी दे रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम आउटलाइन बनाएंगे पेपर में और जितना भी जो एरिया है उसे मार्क करेंगे, नॉन ग्रीन एरिया को और ग्रीन एरिया को आउटलाइन में मार्क करेंगे। उसके क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, टेस्ट द लीफ फॉर स्टार्च। अब हम लीफ को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। जो हमारे जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट होंगे वो हो जाएंगे ब्लूइश बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, मैंने बताया था ब्लूइश कलर के हो जाते हैं वो, बिकॉज क्या है उसमें। अब हम टेस्ट जो हम कर रहे हैं ना लीफ फॉर स्टार्च, हम क्या कर रहे हैं, आयोडीन टेस्ट ही कर रहे हैं, जिस आयोडीन टेस्ट से हमें पता चल रहा है कि क्या बोलते हैं, अगर उसमें स्टार प्रेजेंट होगा तो वो कैसे कलर के हो जाएंगे, ब्लू कलर के हो जाएंगे, ब्लू ब्लैक कलर का, और अगर स्टार नहीं प्रेजेंट होगा तो वो हमारे ब्राउन कलरेशन दिखाएंगे। तो आपने अब देखो, आप इसमें देख रहे होंगे यहाँ पे फिगर 6.5 में कोएलियस लीफ है। हमने पहले एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद हमने देखा, देखो ब्राउन कलरेशन से तो पता चल रहा है कि हमारा क्या है, इसमें क्लोरो स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, और जो हमारा जो ब्लू कलर है इससे पता चल रहा है कि जो हमारा क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। ये स्टार्च का शो कर रहा है साइन कि स्टार्च हमारा क्या है, प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट 2 की, टू शो द सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम ये दिखाएंगे कि सनलाइट भी बहुत ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हमने क्या किया, प्लांट लिया जिसकी कैसी लीव्स हैं, डिस्चार्ज हैं, हमने डिस्चार्ज लीव ली। उसमें से हमने क्या किया, जो लीव्स हैं, एक लीव को क्या कर दिया, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया और उसमें बीच में एक डिज़ाइन बना दे, कोई सा भी डिज़ाइन, मतलब सर्कल बना लो, कुछ भी बना दो। और उसके बाद हमने क्या रखा, उस लीव को सन में रख दिया। अब कुछ टाइम बाद अगर आप देखोगे लीफ को, अगर टेस्ट करोगे, जो हमारा जो ब्लैक पेपर है, ठीक है, जो ब्लैक पेपर के नीचे जो एरिया था वो तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्राउन कलरेशन शो करेगा। बट जो हमारा जो लीव है, जो सनलाइट में एक्सपोजर हुआ है जिसका, वो हमें ब्लू ब्लैक कलर देगा। आयोडीन टेस्ट करेंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो लीव्स जो हैं डिस्चार्ज हैं, तो इसमें क्या बोलते हैं, स्टार्च की प्रेजेंट तो नहीं है, बट हमने इसे कवर करा फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फोटोसिंथेसिस जब हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ होगा क्योंकि हमने सनलाइट में रखा, तो जो ग्रीन एरियाज हैं जितने भी एक्सपोजर हुए उनमें क्या हुआ, जो है स्टार्च की प्रेजेंस शो हो गई क्योंकि स्टार्च हो गया। बट यहाँ पे तो अंधेरा है ना पूरा इस एरिया में, जो कवर हो रखा, तो इसमें तो हुआ ही नहीं होगा फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं तो स्टार्च भी बना नहीं होगा। अब स्टार्च नहीं बना तो उसकी वजह से क्या हुआ, जिसका जो कलर है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वो क्या हो गया, ब्राउन शो हो रहा है। इसलिए शो हो रहा है, ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। और फोटोसिंथेसिस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसे प्रॉपर जो है वो सनलाइट नहीं मिली, क्योंकि ये तो कवर है। अगर सनलाइट मिलती और अगर हम इस पेपर को नहीं लगाते और पूरे पत्ते को ऐसा रखते हैं, पूरे फोटोसिंथेसिस करवाते, तो पूरा पत्ता हमारा कैसा हो जाता, ब्लू ब्लैक कलर शो करता, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च शो करता। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा जो लीफ है उसे क्या होता है, सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम उसे सनलाइट नहीं देंगे तो स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा हमारा। अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट 3 की। अब इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए भी ज़रूरी होता है। पहले हमने प्रूव किया सनलाइट ज़रूरी होती है, क्लोरोफिल ज़रूरी होता है। अब हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब हमने फिर से कैसा प्लांट लिया, डिस्चार्ज प्लांट्स लिया, लीव्स ली, डिस्चार्ज लीव ली। अब इस वाले एक्सपेरिमेंट में आप ये वाला डायग्राम देखिए, फिगर 6.7। अब आप इसमें देख सकते हैं जो हमने डिस्चार्ज लीफ ली उसे हमने एक फ्लास्क के अंदर रखा, जिसकी आधा तो अंदर है, फ्लास्क के अंदर है आधा सरफेस और आधा क्या है, सनलाइट में बाहर है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर उसमें हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता है, ऑब्जर्व करता है पूरा। तो जब सनलाइट हमने दी इसे तो क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस तो प्रोसेस हमारा हुआ,
बट क्या बोलते हैं, जो इसके अंदर है, जो हमारे लीफ का जो फ्लास्क के अंदर है, इसमें जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो था ही नहीं। तो अगर इस लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा और सनलाइट मिल रही है तो प्रोसेस कैसे होगा? क्योंकि हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत है, क्योंकि रिएक्शन में आपने देखा था हमें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लस वाटर चाहिए, और उसके साथ हमें क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है इस लीफ को इस फ्लास्क के अंदर, तो जो हमारा जो फोटोसिंथेसिस है वो नहीं होगा इस जो फ्लास्क के अंदर जो लीफ का हिस्सा है, जो इसके बाहर है उसमें होगा। और अगर जब हम इस सोल्यूशन को टेस्ट करेंगे, मतलब वही आयोडीन टेस्ट लेंगे स्टार्च का वाला, तो हम देखेंगे जो अंदर का जो एरिया है वो तो क्या होगा हमारा, जो ये तो ग्रीन ही शो करेगा क्योंकि कोई वो तो हुआ ही नहीं, बट जो हमारा जो बाहर का एरिया है वो हमें क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ब्लू ब्लैक इसलिए हो जाएगा, इससे ये पता चलेगा कि हमारा जो स्टार्च फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे बाहर। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर हम ऊपर देखें तो आप देख सकते हैं जो पार्ट ऑफ जो लीव एक्सपोर्ट हुआ एटमॉस्फेरिक जो बाहर था वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, और जो प्लांट इनसाइड द था फ्लास्क के अंदर जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा। इससे ये पता चलता है कि जो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर हम ये जो 6.7 का बी पार्ट है, हम सेम एक्सपेरिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हम लीव को आउटसाइड द बॉटल रखें, ये जो अगर हम एक पत्ती लेंगे, अगर ये जो देख रहे हैं इसके जो बाहर वाला एरिया है, बॉटल के अंदर हमने वही रखा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा, तो क्या बोलते हैं इसके अंदर फिर से कार्बन डाइऑक्साइड मिली नहीं अंदर वाले पार्ट को, तो हमें लीफ में जो हिस्सा, ये जो वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला, ये हमें शो कर रहा है कि इसके अंदर स्टार्च नहीं है। पर जो बाहर वाला हमने जब आयोडीन टेस्ट करा तो ये हमें शो कर रहा है कि क्या बोलते हैं इसमें स्टार्च का जो प्रेजेंस है। तो इससे हमें पता चलता है फोटोसिंथेसिस के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट 4 की। एक्सपेरिमेंट 4 हमें ये बताएगा कि जो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस होता है हमारे फोटोसिंथेसिस में एज अ बाय प्रोडक्ट। अब हम देखेंगे कि कैसे होता है। अब हमने क्या लिया, एक वाटर प्लांट लिया, कोई सा भी ले सकते हैं, एलोडिया ले लो या हाइड्रीला ले लो। हमने उसे एक बीकर के अंदर रखा, पॉन्ड वाटर एंड कवर देम बाय अ शॉर्ट स्टीम फनल। अब देखो यहाँ पे देखो इस फिगर में 6.6 में हमने हाइड्रीला लिया, उसे हमने एक बीकर के अंदर रखा हुआ, इसे ऐसे कवर करके रखा हुआ एक फनल के अंदर। और दूसरा हमने क्या करा, जो फनल का जो ये ऊपर का जो यहाँ पे मेरे उसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब रख दी, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने जो टेस्ट ट्यूब को फुल ऑफ वाटर से क्या करा, फिल करा। मतलब ये जो टेस्ट ट्यूब है जो हम इन्वर्ट करे से पूरा वाटर से फिलअप करेंगे। और हमें ये देखना है जो लेवल ऑफ वाटर है बीकर इज अबव द लेवल ऑफ स्टेम ऑफ द इन्वर्टेड फनल। जो हमारा जो वाटर का जो लेवल है उससे ज़्यादा हमारा क्या इन्वर्टेड फनल का क्या होना चाहिए, लेवल होना चाहिए वाटर का। अब हमने क्या करा, सन पे रखा, ये जो अपैरेटस हमने प्रिपेयर करे से सन पे रखा थोड़ी देर के लिए। कुछ टाइम आपको देखोगे आपको बबल्स ऑफ गैस प्रोड्यूस होने लग जाएंगे टेस्ट ट्यूब में। यहाँ पे ऊपर ये जो ऊपर है, ये जो गैस है ये हमारी क्या है, ऑक्सीजन है जो प्रोड्यूस्ड हो रही है। क्योंकि इस प्लांट में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस चल रहा है, सनलाइट हमने दे दी, वाटर इसे मिला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी सब कुछ है, क्लोरोफिल वगैरह जितनी भी जिस सब एसेंशियल है। उसके बाद क्या हो रहा है, एज अ बाई प्रोडक्ट ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। जब ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है तो इस इन्वर्टेड ट्यूब में जो ये बबल्स फॉर्म हो रहे हैं ये क्या हो रहे हैं, ऊपर जाके यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। और जब आप इस टेस्ट ट्यूब को बाहर निकालोगे और इस गैस को अगर आप टेस्ट करोगे तो आपको एक ग्लोइंग स्प्लिंटर दिखेगा, मतलब फ्लेम में बर्स्ट हो जाएगा। और इससे आपको पता चलेगा कि क्या है ये जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, क्योंकि वो एकदम से फ्लेम में बर्स्ट हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। तो इससे आपको पता चल जाता है कि जो क्या बोलते हैं, इससे आपको ये पता चल रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो हमारा फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है के दौरान रिलीज आउट हो रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट थे हमारे 4, जिसमें हमने ये देखा कि हमारे लिए फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है,
क्लोरोफिल ज़रूरी है, सनलाइट ज़रूरी है, और कैसे कैसे ये सब हो रहा है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस की। अब जो हमारा जो फोटोसिंथेसिस है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, इतना ज़्यादा लाइफ में मतलब लाइफ सपोर्टिंग रोल प्ले करता है। अगर अगर अर्थ में ग्रीन प्लांट नहीं होते ना, तो जो लाइफ है ना अर्थ में वो कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाती, क्योंकि जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज कर रहे हैं। और ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग स्पीशीज़ हैं, सबके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फॉर देयर रेस्पिरेशन, फॉर देयर फंक्शन, फॉर एवरीथिंग। तो इम्पॉर्टेंस इसलिए है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइफ सपोर्टिंग चीज़ क्या दे रहा है, हमें दे रहा है। और दूसरी बात क्या है, ऑक्सीजन तो दे ही रहा है, उसके बाद भी हम क्या है उस पर फूड पे डिपेंडेंट भी है, क्योंकि वो क्या है प्रोड्यूसर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं हम। वो हमारे फूड प्रोड्यूस करते हैं और हम उसे क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। प्रोवाइड्स फूड, जितने भी एनिमल्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स हो गए, सबके सब क्या है प्लांट्स में डिपेंडेंट है फूड के लिए। और जो हर्बीवोर्स होते हैं वो तो प्लांट्स खाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, कोई कोई तो हर्बीवोर होते हैं जिन्हें प्लांट्स सब्जियां चाहिए होती हैं, कोई ओमनीवोर होता है जिन्हें सब्जियां और मीट दोनों चाहिए होती है, फ्लैश ईटिंग हो, और कोई होते हैं कार्निवोर्स जिन्हें सिर्फ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। तो जो कार्निवोर होते हैं तो उन्हें तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें फ्लैश चाहिए होता है। बट जो हर्बीवोर्स है और जो ओमनीवोर्स है उन्हें क्या होता है, उन्हें तो फूड की ज़रूरत है। वो हमें कहाँ से मिलता है, हमारे प्लांट्स से, क्योंकि प्लांट्स क्या है हमारे लिए प्रोड्यूसर्स हैं। द चेन ऑफ फूड डिपेंडेंट इज कॉल्ड फूड चेन। ये जो फूड का जो डिपेंडेंट है, हम डिपेंड है फूड के लिए, हमारे प्लांट्स में, उसे क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। द फूड चेन में बहुत ज़्यादा स्टेप्स होते हैं, बट हमेशा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा क्या होता है, हमारा प्लांट होता है। मैंने आपको बताया था, क्योंकि पूरे प्लानट में जो सिर्फ प्रोड्यूस कर रहा है वो सिर्फ प्लांट है, क्योंकि प्लांट ही अपना क्या कर रहे हैं, फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। अब हम यहाँ पे देखिए नीचे, ये हमारी जो फूड चेन है, मैं आपको बताती हूँ ये फूड चेन क्या है, क्या मतलब है इसका। देखो आपने प्रोड्यूसर्स में तो सिर्फ हमारे प्लांट्स आएंगे, ट्रीज दिखा रखे हैं हमने। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हर्बीवोर्स होते हैं हमारे, अब जैसे रैबिट हो गया, रैट हो गया और ग्रासहोपर्स हो गया, इन्हें क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है। ये क्या करते हैं, प्लांट को कंज्यूम्स करते हैं, प्लांट से कंज्यूम करते हैं। अब प्लांट से जब इन्हें कंज्यूम करते हैं उसके बाद हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं, जो हमारे कार्निवोर्स होते हैं, जैसे लिजर्ड हो गया, स्नेक हो गया, क्योंकि स्नेक तो रैबिट को खाता है, लिजर्ड्स ग्रासहोपर को खा जाती है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए। फिर होते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स, जो हमारे कार्निवोर्स होते हैं, जो मीट खाते हैं, जैसे हमारा चील को स्नेक भी खा जाता है, और क्या बोलते हैं, चील हमारे स्नेक्स खा जाती है, ग्रासहोपर्स को भी खा जाती है। तो ये क्या हमारे फूड चेन है। हमारे ग्रीन प्लांट्स हमेशा क्या रहेंगे, हमारे प्रोड्यूसर्स रहेंगे, क्योंकि वो हम सबको क्या कर रहे हैं, फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो हमेशा क्या होंगे, हमारे कंज्यूमर्स होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे। बट जो बाकी जो उसके बाद जो आते हैं वो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। फिर जो हमारे जो प्राइमरी जो कंज्यूमर होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, उन्हें हमारे कार्निवोर्स खा जाते हैं, वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। और जो हमारे जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं वो भी कार्निवोर्स होते हैं, तो उन्हें टर्शरी कंज्यूमर खा देते हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं। अब यहाँ पे आपको फूड चेन बता रखी है। फॉर एग्जांपल जैसे कॉर्न, हमारी मक्की है, उसे रैट खाता है, तो कॉर्न हमारा क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, वो क्या है, एक प्लांट, ठीक है। उसके बाद रैट खाता है, रैट वो खाता है स्नेक, फिर हॉक हमारी चील। फिर हम बात करते हैं ग्रास, रैबिट हमारे क्या करते हैं, ग्रास खाते हैं। ग्रास क्या हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट्स हैं। रैबिट ने खाया, फिर रैबिट को कौन खा जाता है, टाइगर खा जाता है। तो इसमें ये सेवरल्स फूड चेन बता रखी है हमें। और जो हमारे जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जैसे फंगाई और बैक्टीरिया, ये अपना नरिशमेंट कहाँ से करते हैं, जो हमारे जो ऑर्गेनिक मैटर होता है इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, उससे हमारे जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, फंजाई एंड बैक्टीरिया, ये उस पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो दिस मैटर कम्स फ्रॉम डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। और ये भी क्या होता है, हमारे डेड एनिमल्स भी होंगे और प्लांट्स भी होंगे। तो बेसिकली जो हमारे नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो भी किस पर डिपेंडेंट है, एक बार फोटोसिंथेसिस पे, क्योंकि प्लांट्स भी तो आ रहे हैं, डेड एनिमल्स भी है और प्लांट्स भी है, तो प्लांट्स में भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। दूसरा इम्पोर्टेंस थी हमारे की प्रोवाइड ऑक्सीजन, द लाइफ सपोर्टिंग गैस जो हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, फ्री स्टेट
बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ना जो हमारी ऑक्सीजन है वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट है। हमारे जो साइंटिस्ट है वो बिलीव करते हैं कि जब 2 बिलियन ईयर्स अगो था, जब यहाँ अर्थ पे कोई लाइफ नहीं प्रेजेंट थी, तो यहाँ पे कोई फ्री ऑक्सीजन भी प्रेजेंट नहीं था हमारे एटमॉस्फेयर में। पहले पहले मतलब जब हम मिलियन साल्स की बात करें, बहुत पुराने अगर टाइम पे अगर हम चले जाएं, उस टाइम पे क्या होता था, ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं थी। पर जैसे ही ये जो ग्रीन प्लांट्स हमारे दिखे, जैसे ग्रीन प्लांट्स हमारे दिखने स्टार्ट हुए, मतलब ग्रीन प्लांट्स बॉर्न हुए, उसके बाद ही क्या हुआ, हमारे जो एनिमल्स हैं वो इमर्ज हुए। क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के कारण ही हमारे जो लेवल्स हैं वो क्या है, ऑक्सीजन का लेवल क्या है, बढ़ रखा है, ऑक्सीजन है हमारे लिए ब्रीदिंग के लिए। उसके बाद और जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है रेस्पिरेशन के लिए। जो आपने सुना होगा अमेज़न जो फॉरेस्ट है वो बेसिकली लंग्स कहा जाता है हमारे वर्ल्ड का, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, अमेज़न फॉरेस्ट जो अफ्रीका में है। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उन्हीं की वजह से हम रेस्पायर कर पा रहे हैं, उन्हीं की वजह से हम जिंदा हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है, हमारे प्रोवाइड ऑक्सीजन। अब हम बात करते हैं कार्बन साइकिल की। अब हम देख रहे हैं कि कार्बन साइकिल बेसिकली एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन है, जिसमें जो कार्बन है हमारा एक एलिमेंट है इन द CO2 के फॉर्म में, जो हमारे एयर से क्या होता है, रिमूव्ड हो जाता है, बिकॉज वो यूज़ करते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बॉडी प्रोसेस के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर बाद में वो जो कार्बन हमने यूज़ किया वही क्या होता है, हमारे द्वारा ही रिलीज हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एयर में। तो हमारे कुछ स्टेप्स हैं कार्बन साइकिल के, वो कैसे यूज्ड होते हैं वो हम देखेंगे। पहला है फोटोसिंथेसिस। जो हमारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हमारे एटमॉस्फेयर से, और जिससे वो क्या बनाते हैं, अपने लिए फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शुगर और स्टार्च। उसके बाद है हमारी फूड चेन्स। जो हमारी फूड चेन है, जो हमारा फूड होता है कंटेनिंग, उनमें भी हमारा कार्बन प्रेजेंट होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए और जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम फूड यूज़ करते हैं उसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है। वो क्या होता है, हमारे प्लांट से लेके एनिमल्स में क्या हो जाता है, पास ऑन हो जाता है। देखो मैं बताती हूँ, फूड चेन का एक ये भी है कि जो हमारे फूड चेन में जो एनर्जी होती है जो हम प्रोड्यूस करता है प्लांट, वो क्या होता है, पास ऑन होता रहता है दूसरे लेवल ऑफ कंज्यूमर्स में। जैसे प्लांट्स ने प्रोड्यूस की एनर्जी फूड के द्वारा, फिर वो हमारे रैबिट्स ने खा ली या फिर किसी ने खाया, तो वो क्या होगी, वो एनर्जी उस पर ट्रांसफ़र हो गई। फिर वो एनर्जी किसी और मतलब दूसरे कार्निवोर ने खाया तो उस पर वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई। तो ऐसा ही होता है, क्योंकि जो कार्बन है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल एलिमेंट है, क्योंकि हमारे जितने भी बॉडी टिश्यूज़ हैं, चाहे वो प्लांट्स हो एनिमल्स हो, सब में क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। हमने क्लोरोफिल में भी देखा था, क्लोरोफिल भी किससे बनता है, कार्बन हाइड्रोजन से। ठीक है, तो कार्बन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट भी बोलेंगे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का। फिर रेस्पिरेशन, जितने भी पार्ट्स अगर हम बात करें प्लांट्स और एनिमल्स की, वो क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं ऑक्सीडाइजिंग कार्बोहाइड्रेट्स इन दियर सेल। मतलब जो क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब जैसे बात करें स्टार्च एंड ऑल, इन सबको क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं सेल्स में, और उससे क्या होती है, हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में गिव आउट कर देते हैं, क्योंकि हमें तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हम ऑक्सीजन से हमारे जो अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होता है, और एज अ बाई प्रोडक्ट हम क्या रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं इन द एटमॉस्फेयर। अब उसकी बात करते हैं डीके। जितने भी जो डेड रिमेन्स होते हैं हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स के, वो क्या होता है, हम वो कंज्यूम कर जाते हैं हमारे बैक्टीरिया या फंजाई, वो दोनों क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। जितने भी हमारे डेड रिमेन्स होते हैं वो सब ये दोनों के दोनों क्या कर लेते हैं, आराम से डाइजेस्ट कर लेते हैं। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं। मतलब जो ये जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स इन्हें ब्रेक डाउन करेंगे, और इससे क्या होता है, जो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में दोबारा से रिलीज बैक हो जाता है। ऐसा होता है जितना भी हम कार्बन कंज्यूम करते हैं, जितना भी है वो दोबारा से हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। ठीक है, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। सेम ऐसी जितनी भी चीज़ हम यूज़ करते हैं वो एक तरीके से हम हमारे इन्वायरमेंट में दोबारा से क्या हो जाती है, रीयूज़ हो जाती है, चली जाती है। जैसे अगर हम डेड प्लांट्स या एनिमल्स की बात करें, पहले उनमें कार्बन था, कार्बन से वो बने हुए थे। जैसे ही डेड मतलब मर गए, उसके बाद वो क्या हो गया, सॉइल में मिक्स हो गया ऑर्गेनिक
तो उसके बाद क्या फंजाई बैक्टीरिया ने उसे ब्रेक डाउन किया, तो वो एज अ फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गए किसमें, एटमॉस्फेयर में। तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रहा है वो क्या हो रहा है, दोबारा से क्या हो रहा है, रीयूटिलाइज करके हमारे एटमॉस्फेयर में चला जा रहा है। ठीक है, तो साइकिल का मतलब ही यही है। साइकिल का मतलब होता है कि वो एक तरफ से राउंड एंड राउंड चल रहा है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होकर फिर उसी फॉर्म में वापस आ जा रहा है। तो हम कार्बन की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कार्बन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है, फिर उसके बाद वो उसी इनिशियल फॉर्म में आ जा रहा है जिस फॉर्म में वो रिलीज आउट हुआ था। फिर हम बात करते हैं कंबशन। कंबशन होता है हमारा बर्निंग। ठीक है, जो भी हम जैसे फ्यूल अगर बर्न करते, चाहे वुड हो, फॉसल फ्यूल हो, लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है, जब ये जो गैस बर्न होती है तो इनके अंदर जितना भी जो कार्बन होता है, कंटेंट होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो किस पे चेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो आपने देखा होगा जब भी हम ऐसी चीज़ें जलाते हैं फॉसिल फ्यूल्स लाइक, तो ये क्या करते हैं, रिलीज आउट करता है। जो हमारी गाड़ियाँ चलती है, व्हीकल्स चलते हैं, उनमें क्या होता है, क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज आउट हो जाता है कंबशन के द्वारा, बर्निंग के द्वारा। क्या हो रहा है, जब कभी भी हम वुड भी जलाते हैं, बर्निंग होती है, तो उसमें CO2 क्या होता है, हमारा रिलीज आउट होता ही होता है। तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, फिर एटमॉस्फेयर में चला गया, रिलीज आउट हो गया। A certain amount of carbon dioxide released during heating or burning of limestone in lime kilns. अब सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तब भी रिलीज होता है जब हम लाइमस्टोन, चूना के बारे में सुना होगा, लाइमस्टोन जैसे देहरादून में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो बर्निंग ऑफ लाइमस्टोन की वजह से, जब लाइमस्टोन को बर्न करते हैं तो उसकी वजह से भी हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। अब देखो, आप ये कार्बन साइकिल देखो, यहाँ पे देखो, पहले क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ, यहाँ पे देखो ये फोटोसिंथेसिस हुआ, उसके बाद ग्रीन प्लांट ने प्रोड्यूस किया फोटोसिंथेसिस कार्बन की फॉर्म में, फिर उसके बाद वो कंज्यूमर ने लिया, उसके बाद वो कंज्यूमर क्या हो गए, डिकम्पोज हो गए, बैक्टीरिया फंजाई ने तोड़ा। ठीक है, उसके बाद ये फॉसिलाइजेशन हो रहा है, जितने भी हमारे जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए या बैक्टीरिया हो गए, मतलब ब्रेक डाउन हो गए, फॉसिलाइजेशन होने से आपको पता होगा जो हमारा नेचुरल गैसेस होती हैं, जो ये जो बनता है हमारा LPG वगैरह, पेट्रोलियम, ये सब के सब कैसे बनता है, फॉसिलाइजेशन से होता है। जितने भी जो हमारे डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो मिलियंस ऑफ ईयर जब वो डिकम्पोज होते रहते हैं उनकी वजह से हमारे क्या बनते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। तो ये फॉसिल फ्यूल्स बने, उसके बाद जो जितना भी जो कार्बन था इन सब में, वो क्या हो गया, इसमें चला गया। जैसे ये फॉसिल फ्यूल बर्न आउट होते हैं, मतलब बर्न यूज़ करते हैं हम गाड़ी में, व्हीकल्स में, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, रिलीज हो जाते हैं और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे। हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज आउट करते हैं, तो वो भी हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन की फॉर्म में जा रहा है। अगर हम हीट करें लाइमस्टोन वगैरह को, तो उससे भी क्या हो रहा है, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो रहा है हमारे एयर में। यहाँ पे बता रखा जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एयर में 0.03% प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमारी ये क्या बोलते हैं, कार्बन साइकिल आपने देख ली। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। फोटोसिंथेसिस क्या है, कैसे है, तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।